नमस्ते विद्यार्थियों। इसे पूर्व जो क्लास थी उसके अंतर्गत है आपको दीर्घ संधि के विषय में जानकारी दी कि दीर्घ जो संधि होती है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होती है। तो दीर्घ संधि के कई जो उदाहरण है वो आपको समझाए गए हैं। आप अधिक से अधिक उदाहरणों में दीर्घ संधि को अच्छी तरह से समझकर उन उदाहरणों में उस जो नियम बताए हैं उन नियमों का उसमें संगत करके चेक कीजिए, जिससे अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ में अगर आप इस प्रकार से उस नियम को देखकर संधि विच्छेद करेंगे, उसमें संधि समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। आज जो है मैं आपको गुण संधि के विषय में बताऊंगा। गुण संधि भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस गुण संधि में से भी बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुण संधि एक ऐसा संधि है जिसके अंतर्गत पहचानना हर किसी की बस की बात नहीं होती, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस क्लास के अंतर्गत ये जो गुण संधि बताई जा रही है इनके मैं कुछ नियम बताऊंगा। उन नियमों को आप बहुत अच्छी प्रकार से समझकर और फिर उदाहरणों के अंतर्गत उसको अप्लाई कीजिए, तो आप कोई सा भी उदाहरण ऐसे नहीं समझेंगे कि भाई ये उदाहरण आपको आ नहीं रहा है। सबसे पहले हम जो है गुण है इस गुण नाम को देखेंगे। तो इस गुण नाम को समझाने के लिए पाणिनि भगवान ने सबसे पहले एक नियम बनाया कि भाई गुण होता क्या है। तो उसके लिए उन्होंने एक नियम लिखा था, अदेंग गुण है। अदेंग गुण है ऐसा लिखा था। बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। एक बार भी समझेंगे तो भी अपने चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे संस्कृत मीडियम से हो, गुण संधि के दो ही नियम हैं। इन दोनों नियमों को अपन याद कर लेते हैं तो चाहे हिंदी के अंतर्गत संधि आए चाहे संस्कृत के अंतर्गत आए, हम आराम से उस उदाहरणों के अंतर्गत संधि विच्छेद करके और संधि कार्य को समझ सकते हैं। अदेंग गुण नाम का एक पाणिनि भगवान ने अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया और वो इसलिए बनाया केवल गुण संधि समझने के लिए बनाया है। इस अदेंग गुण को अपन अच्छी तरह से समझते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है अत, और ये जो ता है ये द बन जाता है। जब संधि कार्य होता तो द बन जाता है। इसमें से एंग बार निकालेंगे, एंग, ये एंग आया और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा मैंने, गुण लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि अत एंग गुण है। अत एंग गुण है। अत एंग की नाम मतलब गुण हो जाए, अत एंग की गुण संज्ञा हो जाए। मतलब ये जो अदेंग गुण है ये गुण संज्ञा करता है। क्या करता है? ये गुण संज्ञा करता है। ये हमें ये बताता है कि गुण नाम कौन कौन से वर्णों का होता है, गुण किसे कहते हैं। तो अदेंग गुण ने अत एंग गुण ऐसा बनाया और कहा कि अत एंग की गुण संज्ञा हो जाती है। अत एंग में आने वाले जो वर्ण होते हैं उनको गुण के नाम से जानते हैं। तो अत एंग में अत से तो एकाग्रहण करते हैं और एंग एक प्रत्यार है जिसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं। अपने एक सूत्र पढ़ा था ए ओंग, ऐसा पढ़ा था। चतुर्दश समावेश सूत्रों में ए ओंग नाम का एक सूत्र पढ़ा है। आई ओण रील रिक ए ओंग। ए ओंग में यहाँ पर जब ये एंग प्रत्यार आया तो हम ए से शुरू करेंगे और ग तक जाएंगे तो ग तक जाते हैं। तो इस एंग के अंतर्गत तीन वर्ण आते हैं, ए और ओ, दो वर्ण आते हैं सॉरी। तो इस प्रकार से अत से तो एकार ले लिया और एंग से ए और ओ को उठा लिया है। मतलब ये जो तीन वर्ण है इन तीन वर्णों का नाम क्या होता है, गुण होता है। इनको गुण के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताओ गुण संज्ञा या गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, जिनकी संज्ञा गुण होती है ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं। तो आ ए ओ ये तीन ऐसे वर्ण हैं जिनकी गुण संज्ञा होती है, जिनको गुण के नाम से जाना जाता है। जब कहीं भी हम गुण करेंगे तो इन तीनों वर्णों में से ही कोई एक वर्ण गुण के नाम से वहां पर विद्यमान होगा या आदेश होगा। इन तीनों के अलावा चौथा कोई सा भी नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले पाणिनि भगवान ने यहाँ पर गुण का नाम बताया कि गुण करने जा रहे हो तो पहले ये तो समझ लो कि गुण संज्ञक वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो ए मतलब आ, ए और ओ, इन तीनों का नाम गुण है। इन तीनों को गुण के नाम से जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि एंग से तो ए और ओ का ग्रहण हो गया और यहाँ पर अत से ए का ग्रहण किया, त कहाँ चला गया। त के बारे में तो पता होना चाहिए ना। त का मतलब यहाँ पर तपर ग्रहण होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, तपर ग्रहण। तपर ग्रहण होता है। तपर ग्रहण का मतलब जहाँ पर त का ग्रहण किया जाता है वहां पर एक नियम आया था तपरस्तत कालस्य। पूर्व क्लासों में मैंने आपको बताया है
तपरस्त तत्कालस्य, ऐसा एक नियम आता है। ये क्या करता है, ये समकाल संज्ञा करता है। तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य ऐसे है, ठीक है। तपरा है, तत्कालस्य ऐसे बनता है। ये क्या करता है, समकाल संज्ञा करता है। समकाल संज्ञा का मतलब ये होता है कि जिस समय हम जैसा देख रहे हैं या जैसा पढ़ रहे हैं उसको वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर तैसे पूर्व और तय के बाद में जो चीज हमें जैसी दिख रही है वैसे हम ग्रहण करेंगे। तैसे पूर्व में अगर हम हरीसु अ पढ़ रहे हैं तो फिर हरीसु अ का ही ग्रहण होगा, या फिर तैसे पूर्व में दीर्घ आ पढ़ रहे हैं तो फिर दीर्घ आ का ही ग्रहण होगा, आ से ए का ग्रहण नहीं होगा। पूर्व संधि में मैंने आपको बताया था कि ऐ से आ का भी ग्रहण हो जाता है। जैसे मैंने अक बताया तो अक के अंतर्गत 5 वर्ण बताए थे, अ ई उ री री। वहां पर ऐ दिया था, आ तो नहीं दिया, आ के बारे में तो नहीं बताया। लेकिन यहाँ वहां ये बताया कि जो सवर्णवाची होते हैं वह सवर्णवाची से हरीश्व दीर्घ का, दीर्घ से हरीश्व का ग्रहण हो जाता है। पाणिनि भगवान अगर यहाँ पर तय नहीं देते तो हम इस ऐसे आ का ग्रहण कर लेते, हमें इस ऐसे यहाँ पर आ भी समझ बैठते। इसलिए समकाल संज्ञा करके यहाँ तय का ग्रहण किया। तब पर कहा कि यहाँ इस तय से पूर्व और तय के बाद में जो जैसा पढ़ने में आ रहा है, जैसे पढ़े जाता है वैसे ही उन वर्णों का ग्रहण होना चाहिए। इसलिए इस तय का ग्रहण करने का मतलब लाभ क्या हुआ, इसका लाभ ये हुआ कि इस ऐ से हम आ का ग्रहण नहीं कर सकते, केवल ऐ का ही ग्रहण करेंगे। इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ अत से ऐ का ग्रहण हुआ और एंग में ए और ओ आने पर हम इन 3 वर्णों का नाम क्या रख दिए, गुण नाम रख दिए हैं, इनकी गुण संज्ञा कर दी है। अब यहाँ पर हम जो गुण संज्ञक वर्ण है वो 3 है, आ ए ओ। उसके बाद में ये तो संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संज्ञा करता है तो देन गुण तो संज्ञा विधायक सूत्र है। और एक नियम आता है आद गुण है, आद गुण है। ये सूत्र क्या करता है, ये गुण करता है, ये गुण करता है, गुण विधायक सूत्र है। गुण विधायक सूत्र, जो गुण विधायक सूत्र कार्य करने वाला होता है उसको गुण विधायक सूत्र बोलेंगे। आद गुण सूत्र क्या करता है कि अ वर्ण के बाद में, अब अ वर्ण से किसका ग्रहण कर देंगे, आ का भी ग्रहण हो जाएगा। मतलब अ और आ वर्ण के बाद में, मतलब अ और आ वर्ण के बाद में इक आ जाए। इक, इक का मतलब क्या होता है, इक का मतलब होता है ई उ री री। क्या आ गया, ये 4 वर्ण आ जाए। कल मैंने आपको एक संधि में सरल सी भाषा में बताया था कि स्टार्टिंग के पहले को छोड़कर लास्ट की जो 8 है उसमें से प्रारंभिक 4 है, उनके साथ में अगर ए आ का ग्रहण होता है तो संधि कौन सी होती है, गुण संधि होती है। मतलब ए और आ के बाद में इक आ जाता है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री और री वर्ण आते हैं। ये इक प्रत्याहार का नाम है जो 14 महावेश सूत्रों से अपन बनाते हैं। प्रत्याहार वो होते हैं जो हम छोटी सी कोई छोटी बड़ी बात को छोटे रूप में समझ ले और गागर में सागर वाली स्थिति बन जाए कि छोटी बात को बड़ा रूप देकर हम उसका विशाल जानकारी प्राप्त कर ले। ऐसी प्रत्याहारों की गणना की गई। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी विशाल को छोटा बनाकर और फिर उसको आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए आपको आद गुण जो बताया मैंने, ए और आ के बाद में एक आएगा तो क्या हो जाएगा, गुण एक आदेश हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, गुण जो होता है वो कैसे, मैंने आपको बताया कि जो गुण नाम है वो गुण नाम 3 वर्णों का होता है। 3 वर्ण कौन कौन से हैं बोल के बताइए। 3 गुण है अ, ए और ओ। इन तीनों को आप याद रख लीजिए, नहीं भूलोगे कभी भी। तीनों वर्णों को याद रख लीजिए। गुण संज्ञा 3 वर्णों की हुई है, आ ए ओ। इन तीनों का नाम क्या है, गुण है। इनको तीनों को गुण के नाम से जानेंगे। अब हम जब गुण संज्ञा यानी गुण करेंगे तो इन तीनों वर्णों में से ही करेंगे। गुण के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि ए या आ वर्ण के बाद में क्या आ जाए, इक आ जाए। इका मतलब ई उ री और ली, ये 4 वर्ण है। अगर ये 4 वर्ण आ जाते तो कल मैंने आपको बताया था ए या आ के बाद में ई आता है तो गुण क्या होगा, ए होगा, ऐसा बताया था। फिर ए और उ के बाद में आएगा तो गुण क्या होगा, ओ होगा। और ए और आ के बाद में री आएगा तो गुण क्या होगा, अर होगा।
और ए और आ के बाद में द्रि आएगा तो गुण क्या होगा, अल होगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। भाई ये कैसे हुआ, तब हम यहाँ पर एक उदाहरण देके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर उपेंद्र, क्या लिखा, उपेंद्र लिखा। उपेंद्र का जब संधि छेद करते हैं तो क्या होता है, उपधन इंद्र होता है। पहले क्या है, आ है, बाद में क्या है, ई है। देखो इन्होंने क्या कहा कि ए और आ के बाद में ई आ जाए तो गुण क्या होगा, ए होगा। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण हमने क्या किया, ए किया। जब गुण नाम ओ भी होता है, गुण नाम ए भी होता है और गुण नाम ए भी होता है, लेकिन हमने ए ही क्यों किया, हम ओ भी तो कर सकते हैं, ओ भी तो यहाँ पर गुण हो सकता है, ओ का भी तो गुण नाम है। गुण नाम तीन का है तो तीनों में से कोई भी आकर यहाँ पर बैठ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर ए ही क्यों किया। इसका रीजन ये है कि हमने जब पीछे की क्लासों में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जब पढ़े हैं तो उसके अंतर्गत हमने ये बात समझी है कि जिनका उच्चारण स्थान और जिनका आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा हो या मिल जाता है तो वो वर्ण सवर्ण होते हैं। उन्हीं की सहायता से हम आगे की जो संधियां होती है उनके नियमों को समझते हैं। तो जब ये समस्या आ जाती है तब पाणिनि भगवान ने यही कहा था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उच्चारण स्थान में मिला लेना। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तब इन दोनों वर्णों के स्थान पर जब हम गुण करने जाएंगे तो वो गुण वाला वर्ण भी कंठ और तालु वाले उच्चारण स्थान वाला होना चाहिए। तब हम यह देखते हैं कि जो अ है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ है, और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है, और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओष्ठ होता है, कंठोष्ठ। ओ का कंठोष्ठ होता है, ए का कंठ तालु होता है, ए का कंठ होता है। और यहाँ पर ए और ई के स्थान पे जो हम गुण करने जा रहे हैं तो इन तीनों में से कौन सा करें, तब हमने यहाँ पर इसका क्या मिलाया, उच्चारण स्थान मिलाया। उच्चारण स्थान मिलाया तो कंठ और तालु वाला कौन सा, ए है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ए या ई के स्थान पर जब गुण कार्य करते हैं तो केवल ए ही करते हैं, ओ नहीं कर सकते हैं। ये जितना आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका क्या हो गया, ए हो गया। अब ए हो गया तो जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र बन जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गंगा, गंगाधर उदक उदकम, गंगाधर उदकम। गंगाधर उदकम देखा तो गंगा में क्या है, आ है, और बाद में क्या है, ऊ है। अब देखो आ और ऊ के स्थान पर कोई एक गुण एक आदेश होगा, क्यों होगा, क्योंकि आ या ए के बाद में अगर ऊ आ जाए, ठीक है कि नहीं है, तो गुण होता है ओ। लेकिन ओ क्यों हुआ, जैसे हमने पूर्व शब्द में समझा वैसे इसमें समझेंगे, इसमें भी ऐसे हो जाएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और हमें जो इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण करने जा रहे हैं तो गुण तीन में से ही करेंगे। तो तीन वर्ण जो है उनमें से वही वर्ण उठाएंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। तो उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ जिसका होगा उसको उठाएंगे, तो कंठोष्ठ किसका है, ओ का है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। और ओ करने के बाद में जब ये पूरा रूप बनता है तो कैसे बनता है, गंगोदकम बनता है, गंगा का जल। गंगोद का मतलब क्या होता है, गंगा, उदकम गंगा का जल, गंगा को जल के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो है गुण संधि के अंतर्गत ये बात समझते हैं कि गुण संधि में ऐसे ऐसे समझा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको अपन समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रमेश, रमेश है। अब रमेश तो कौन नाम होता है, बहुत से लोगों का नाम मिलेगा रमेश है। इसका जब संधि छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, रमाधन ईशय, रमाधन ईशय। रमाधन ईशय में आ है और बाद में क्या है, ई है। और इनका जब उच्चारण स्थान मिलाते हैं तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और कंठ तालु वाला क्या है, कंठ तालु वाला ए है। तब जब हम इसके स्थान पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे। जब ए कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रमेश से शब्द बन जाएगा, रमेश से पद बन जाएगा। मैं आपको एक एक उदाहरण देकर ऐसे समझा रहा हूँ। आप इन ऐसे ही उदाहरणों में अधिक से अधिक उदाहरणों को अपनी बुक से उठाकर और इन उदाहरणों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक ही उदाहरण में मैंने आपको ये बात बताई, ऐसी संगति आप जो बुक्स के उदाहरण है, कोई से भी कहीं से उठा के आपके सामने आ रहे हैं तो आप ऐसा संधि छेद करके उनमें से ये चीज समझ सकते हैं कि जहाँ पर ओ होगा, जहाँ से अपन संधि करते हैं
जहाँ से अपन काटते हैं तो बीच में से ही काटते हैं हमेशा, बीच में से काटते हैं तो बीच में से जहाँ कहीं भी आपको बीच में जैसे ओ मिलता है या फिर ए मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप समझना है कि इसमें गुण संधि हुई है। जैसे बीच में से काटते हैं तो अपन को यहाँ ए मिला, यहाँ पर बीच में से काटते हैं तो जैसे अपन को ओ मिला, जहाँ यहाँ काटे तो यहाँ पर ए मिला, तो जहाँ पर ए है, ओ है, ए है, इस प्रकार जहाँ कहीं पर भी हमें स्थिति दिखती है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर गुण संधि हुई है। और जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ए है तो ए हमेशा दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, ए और ई होते हैं, ए और ई होते हैं, तो ए और ई के हिसाब से उनका संधि विच्छेद करना जान लिए। ए और ई के हिसाब से संधि विच्छेद करते हैं, जैसे मैंने उपेंद्र का किया तो उपेंद्र में जैसे इंद्र मैंने लिखा, अब अपन को इंद्र लिखना भी तो आना चाहिए ना, कहीं इंद्र अपन ऐसे लिख दे, और जैसे मैंने उप लिखा तो कहीं उपा लिख दूं, उपाधन इंद्र कर दूं, उपाधन इंद्र करूंगा तो भी तो उपेंद्र ही बनेगा। लेकिन संधि विच्छेद सही तब होता है जब हमें शब्दों का सही ज्ञान होता है, शब्दकोश हमारा बढ़िया होता है, शब्दकोश में हमारी वृद्धि रहती है, अधिक से अधिक शब्दों का अपन जानकारी रखते हैं, तभी हम ऐसे सही सही उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। बल्कि हमें अगर संधि विच्छेद करते समय हमें शब्दों का पता नहीं है तो हम सही प्रकार से संधि भी नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पे और बताता हूँ, जैसे अपन महेश लिखते हैं, महेश लिखते हैं, अब महेश लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने इसका संक्षेप किया महाधन ईश है, महाधन ईश है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसका महाधन ईश, ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ महधन ईश है, ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ महाधन ईश है, ऐसे भी कर सकता हूँ। और फिर आप अपन से पूछ सकते हैं बताओ मैं इसका सही संधि विच्छेद बताइए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आ और ई को भी यही होता है, आ और ई को भी यही होता है, ए और ई को भी यही होता है, और आ और ई को भी यही होता है। संधि विच्छेद तो सबका सही दिख रहा है, सबका जो आ और ई के बाद में ए होता है, इसलिए हम संधि विच्छेद में तो ऐसा देख सकते हैं। लेकिन हमें सही कैसे पता चलता है, हमारे शब्दकोश में जब वृद्धि होती है हमें ये पता होना चाहिए कि ईश ऐसे नहीं लिखते हैं, ईश ऐसे लिखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि मह नहीं लिखते हैं, महा लिखते हैं, महत शब्द से महान बनता है, महत शब्द से महा बनता है। तब हमें शब्दों का सही ज्ञान होने पर ही हम सही प्रकार शुद्ध संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगर शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर गंगा लिखा तो गंग से भी तो बन जाएगा, गंगधन उद्गम ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ, तो भी ओ तो बनेगा, गंगोद्गम तब भी बन सकता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गंग नहीं होता, गंगा होता है। उस जो नदी है उसको गंग नदी के नाम से नहीं जानते हैं, उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये चीज हमें आएगी तभी अपन बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। तो मैंने ए और ओ के जो उदाहरण है वो आपको समझाए हैं, एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरणों में ये बात मैंने समझा दी। अब आप आराम से आसानी से इन उदाहरणों को समझ सकते हैं, और समझकर और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके बारे में आप समझकर जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, तब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है उसमें अपने गुण संधि पढ़ी। अब इन्होंने क्या कहा कि ए और आ के बाद में अगर री आ जाए तो गुण क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर देव धन ऋषि, देवधन ऋषि लिख दिया, देवधन ऋषि लिख दिया। तो जब अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर वह में क्या है, अ है, और बाद में क्या है, री है। अब बाद में री है और अ है, तब हमने ऐसे जब उच्चारण स्थान अपन मिलाते हैं तो इसका तो कंठ होता है और इसका क्या होता है, इसका मुर्दा होता है। और जब उच्चारण स्थान दोनों का जैसे कंठ और मुर्दा है, इन दोनों के स्थान पर हम एक गुण वाला करना चाहते हैं, तो गुण वाला कंठ और मुर्दा वाला हमें चाहिए। तो कंठ और मुर्दा वाला तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो गुण कह रहे तो कैसे करें। तब पाणिनि भगवान ने एक नियम बनाया था, पूर्ण रप है, ऐसा एक नियम बनाया था। उन्होंने यहाँ पर ये लिखा था उ, फिर लिखा अन, और फिर लिखा रप, यानी र पर में हो, र पर में हो। तब यहाँ पर क्या होता है कि उ जो है वो हमेशा जो री वर्ण है उसका षष्ठी एक वचन का रूप बनता है उ। जैसे अपन लिखते हैं ना पितु, तो पितृ शब्द से पितु बनता है, तो यहाँ पर री वर्ण का षष्ठी एक वचन में बनता है उ, इसलिए यहाँ पर इस री से क्या, इस उ से क्या लगाएंगे, री।
यानी री के रहने पर जो अण होता है, अण में 3 वर्ण आते हैं, आ, ई और उ। अण रहने पर जो री है उस री के स्थान पर तो क्या हो जाए, र आदेश हो जाता है। और अगर जो री होता है उस री के स्थान पर इनके रहने पर ल आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, ल आदेश हो जाता है। तब अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देखो ऋषि का री है, री वर्ण के रहने पर, तो री वर्ण के रहने पर फिर इसने कहा अण वर्ण हो तो अण वर्ण का यहाँ पर आ ही गया। इस कारण से इस री के स्थान पे क्या कर देना चाहिए, र कर देना चाहिए। जब इस री के स्थान पे र कर देंगे तो तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और र के स्थान पे री करेंगे तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ऐसे जब ये अर बन जाता है तो हम हमारा जो रूप है वो कैसे बनता है, देव देव, फिर ये अर अर और फिर सी, ऐसे बनता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ए को इसमें मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है, देवर सी। अब ये र आधा हो गया है। जब र आधा हो गया है तो स्थिति ये होती है कि इस र जब आधा हो जाता है तो इस र को हम ऊपर की ओर लेके चले जाते हैं, ऊपर बिठाते हैं। अब ये र ऊपर क्यों जाता है, ये समस्या होगी। तब पाणिनि भगवान ने इस र को समझाने के लिए एक नियम और बताया। ऐसे समझ में जो है उनको, वो भी ये देख रहे थे कि जो विद्यार्थी उनको कैसे किस प्रकार से समझाऊं मैं कि ये र ऊपर कैसे जाता है। तो उसकी जो तुम्बिका थी, उस तुम्बिका को जैसे उन्होंने जल में छोड़ा तो वो तुम्बिका जल में डूब गई। वो डूबी कैसे, जब वो तुम्बिका जल से भर गई तो वो अंदर डूब गई, और जब उसको उसमें जल नहीं था, जब वो पानी के ऊपर तैरने लगी तो पाणिनि भगवान ने उस तुम्बिका से ये न्याय देखा कि जब खाली तुम्बिका थी तो ऊपर तैर रही थी, और जब उसमें पानी भर दिया गया तब वो अंदर चली गई है। उसी न्याय को देखकर पाणिनि भगवान ने कहा कि र के पीछे अगर कोई स्वर नहीं है तो वो खाली रह है, तुम्बिका की तरह वो ऊपर की ओर तैरने लगेगा, और उसके पीछे अगर कोई स्वर रहेगा तो वो स्वर र में मिल जाएगा, यानी वो भरा हुआ होगा। इसका मतलब वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से जल तुम्बिका न्यायेन न्यायेन रेफसे ऊर्ध्वम गति, ये एक न्याय दिया पाणिनि भगवान ने। क्या न्याय दिया कि जिस प्रकार जल में तुम्बिका में जल भरने से वो डूब जाती है और खाली रहती है, तब वो ऊपर की ओर तैरने लगती है, तो उस न्याय से ये जो र है इस रकार को भी ऊर्ध्व गति करा देनी चाहिए। मतलब ये खाली रहे तो इसको ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, और जब ये भरा हुआ रहे तब ये नीचे की ओर आना चाहिए। तब ये इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, ये खाली है, इसका मतलब हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो हमारा रूप कैसे बनेगा, देवासी र ऊपर चला जाता है, तब से ये र ऊपर की ओर विद्यमान रहता है। उसके बाद में जैसे देवर्षि है, महर्षि है, महर्षि के अंदर आप संधि छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। देखो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बनने के बाद में यहाँ पर आ है, बाद में री है, और इन दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, री के स्थान पे तो र कर देंगे, और यहाँ अण होने की वजह से आ के स्थान पे अ रहेगा, यानी अर हो जाएगा। जब अर हो जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा, महर्षि बनेगा। महर्षि ऐसे अपन इस रूप को बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे राजर्षि बनाते हैं तो राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, जय में क्या है अ, बाद में क्या है री, इन दोनों के गुण हो जाएगा अरे, तो क्या बनेगा राजर्षि। रेप जो है ऊपर की ओर चला जाएगा राजर्षि। कई बार राजर्षि की संधि छेद पूछे हैं कि बताओ राजर्षि का संधि छेद है तो राजधन ऋषि होता है। कहीं कहीं पर आपको राजर्षि का जो संधि छेद है वो राजा भी मिलेगा, राजा धन ऋषि भी मिलेगा, राजधन ऋषि भी मिलेगा। तो राजा धन ऋषि तब करते हैं जब राजधन ऋषि का कोई ऑप्शन नहीं हो। इसका शुद्ध संधि छेद तो राजधन ऋषि ही होता है। राजन शब्द से राजा बनता है, तो राजन शब्द से जब ऋषि पद आता है तो यहाँ पर नैका लोप हो जाता है, यहाँ केवल राजपति ही बनता है। तब ऋषि पद जोड़ने के बाद में राजर्षि बनता है। कई कई ऋषि मानते हैं कि जब नैका लोप होने पर राजा पद बनता है तो राजा के साथ में ऋषि जोड़कर उसमें गुण कर देते हैं। तो जो ज्यादा सही है वो राजधन ऋषि है। कई बार ऐसे इस प्रश्न को कंपटीशन में पूछा भी है कि इसका सही संधि विच्छेद बताइए।
अब ऐसे उदाहरणों के अंतर्गत अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी संगति कर लेना। ऐसे खूब उदाहरण मिलेंगे आपको जिसमें इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद में जैसे ए और आ के बाद में द्री आ जाए तो गुण क्या होगा? अल हो जाता है। गुण क्या हो जाता है? अल हो जाता है। जैसे तौ धन द्रिकार, अब तौ में क्या है? अ पर में क्या है? द्री है। इन दोनों के स्थान पर गुण क्या हो जाता है? अल हो जाता है। तो रूप अपना क्या बनता है? तवल कार। जैसे मम धन लिकार, निरा लिकार, तो मैं में क्या है? आ है, बाद में द्री है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? अल हो जाता है। वही ल यहाँ पर पूर्ण रपरे के नियम से होगा कि भाई ली होगा तो ल होगा, री होगा तो र होगा, तो री से देवर सी ऐसे समझ लिए। अब यहाँ पर अगर री है तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, और मैं में जो आ है वो ऐसे से बैठ रहेगा अण में आने की वजह से, इसलिए हमेशा आ और री के स्थान पे गुण क्या होता है? अली ही आदेश होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ममलकार, ममलकार। इस प्रकार इस ममलकार को बना सकते हैं, ममलकार के बारे में समझ सकते हैं। जैसे सदा द्विवर्ण, सदा द्विवर्ण, सदा ये लिखा मैंने द्विवर्ण। सदा में क्या है? आ है, और बाद में क्या है? द्रि है। इन दोनों के स्थान पे अपन क्या कर देंगे? अल कर देंगे। अल कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? सद लवण, सदल वर्ण। आ के स्थान पे हो गया तो द में से आ जाएगा, और द्रि के स्थान पे ले होगा तो ल पूरा गया, वर्ण का वर्ण इसके साथ में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सदल वर्ण बन जाता है। सदाधन द्विवर्ण से सदल वर्ण इत्यादि रूप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि ए और आ के बाद में द्रि हो तो अल होगा, आ और ए के बाद में होगा तो अल होगा, आ और के बाद में होगा तो ओ होगा, आ और आ के बाद में ई होगा तो ए होगा। इस प्रकार से हम आराम से गुण संधि के बारे में समझ सकते हैं। गुण संधि का जो पॉइंट है वो केवल इन दो सूत्रों से ही अपन बना सकते हैं। दो सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लो, कभी लाइफ में आप गुण संधि के विषय में कभी नहीं भूलोगे, अच्छी तरह से आपको ये याद रहेंगे। थैंक यू।